राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आज मेरे साथ हैं रंजित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। रंजय भाई राम राम। बाबा जी नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। रंजय भाई का परिचय करा दूं, वैसे हालांकि पहले से मेरे दर्शक जानते हैं। रंजय भाई मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक बहुत शानदार काम कर रहे हैं। डीआरडीओ और इसरो और देश भर के आईआईटीज के साथ काम करते हैं, उनके लिए कंसल्टेंसी देते हैं, मशीनें बनाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। मतलब इनका एक पैर आईआईटी कानपुर में रहता है तो दूसरा पैर आईआईटी खड़गपुर में रहता है और तीसरी टांग नहीं कुछ और बोल देते हैं उसको, आईआईटी गुवाहाटी में रहती है। तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि ये ओखली में सिर डाल देते हैं और कई आईआईटी से मुसर जो है इनके कपार पे गिरता है। बोला ये आईआईटी दिल्ली से आया था, ये आईआईटी मुंबई से आया था, मतलब ये ऐसा ही। तो रंजय भाई एक बात बताइए, आमतौर पे कांग्रेसी बोलते हैं कि मेरे पापा कंप्यूटर लाए थे, राहुल गांधी के पापा लाए थे कंप्यूटर, उससे पहले तो पूरा देश बैलगाड़ी में चलता था। सर ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो कांग्रेसियों ने खड़ा कर रखा है कि आईआईटीज बनाए थे नेहरू ने और कंप्यूटर लाए थे मेरे पापा। सच्चाई क्या है? आप तो कुछ और ही कहानी बताते हैं कि नहीं, भारत में विज्ञान और वैज्ञानिक सोच, आधुनिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के इंस्टीट्यूशंस तो बहुत पहले से लोगों ने बनाने शुरू कर दिए थे। जरा दर्शकों को बताइए इतिहास क्या है हमारा। बाबा जी अभी हम आईआईटी पे और अदर इंस्टीट्यूट पे हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो यूनिवर्सिटी एक कैंपस, उस कैंपस के अंदर में ही शिक्षकों का रहना, उसी कैंपस के अंदर में स्टूडेंट्स का रहना, उसी कैंपस के अंदर में उनका खेलने का लाइब्रेरी, ये सारी व्यवस्था जो है हमारी हजारों वर्ष पुरानी है। तो एक यूनिवर्सिटी की जो कंसेप्ट है, जो वर्ल्ड आज मानता है, वो बहुत जो पुराने गुरुकुल हुआ करते थे, अगर आप उनको देखें तो वहां पे आप अभी भी अगर आप बाई चांस अगर उज्जैन जाएंगे तो वहां पे आपको एक आश्रम मिलेगा जहाँ पे कृष्ण जी ने जो है शिक्षा पाई थी, ऋषि संदीपन का आश्रम। तो वहां पे आप देखेंगे कि जीवन के सारी कलाएं, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, युद्ध हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, सबको पढ़ाने के लिए एक पूरी व्यवस्था वहां पे मौजूद थी। तो हम उतना पुराने, जब हम जैसे बात कर रहे हैं मॉडर्न की, मॉडर्न इन द सेंस जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने एक अलग टाइप का एक करिकुलम इंडिया में चालू किया, तो उसके अगर आज हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेप्यूटेड आज की डेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो प्री इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस के 50 साल पहले के खुले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक धनबाद में एक है, अभी आईआईटी धनबाद बोलते हैं इसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद बोलते हैं, जिसका नाम हुआ करता था आईएसएम, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, जो कि आईआईटी बना, बाद में आईआईटी का दर्जा मिला। तो ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद जो है ये 1900 के पहले का है, जहां तक मेरा ख्याल है शायद 1850-55 या उसके आसपास, मैं एग्जैक्ट इतिहासकार नहीं, बट सन 1850 समथिंग का वो बना हुआ है। उस समय विश्व में दो ही हुआ करते थे माइनिंग के कॉलेज, जो मेटलर्जिकल पे, माइनिंग पे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इन सब पे काम करते थे। एक होता था ब्रिटिश स्कूल ऑफ माइंस और ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो कि ब्रिटिशर्स ने जाहिर सी बात है बनाया था, क्योंकि धनबाद में बनाया था, क्योंकि झारखंड का एरिया है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन आसपास से पड़ता, तो पश्चिम बंगाल, धनबाद, झारखंड से लेकर के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो एरिया था, वहां से माइनिंग वगैरह करके बहुत सारे मिनरल्स और ओर्स निकाले जाते थे। तो उसी तरह से जो है बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की को आईआईटी रुड़की के नाम से जानते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की भी 1840 या 50 वाले के टाइम की बनी है, जो कि अब आईआईटी रुड़की कहलाती है। तो क्या होता था कि जब ब्रिटिश यहाँ पे थे, तो जाहिर सी बात है कि जब नई नई चीजों पे डेवलप होने, स्पेशली आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उनको इंडस्ट्री में जो है और भी आउटपुट चाहिए था, और भी नई चीजें बनानी थी, टेक्नोलॉजी का बहुत इवोल्यूशन हो रहा था, तो उनको मैन पावर चाहिए थी। तो मैन पावर के लिए उनको इंडिया में ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़े करने थे, जिससे कि यहाँ से बने हुए, यहाँ के जो है मैन पावर लेकर के वो अपनी चीजों में यूज कर सकें, क्योंकि जाहिर से वो तो पढ़े लिख करके वो ब्रिटिश और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हुआ करते थे। ऐसे ही सीरीज में एक इस समय है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कलकत्ता में। अगर आप ऐसे देखेंगे तो वो तो अभी
10 साल पुराना ही नाम है, लेकिन एक्चुअल उसका नाम है बीईसी, बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि 1910 या 12 या उस टाइम का बना हुआ है, वो भी अंग्रेजों ने बनाया था। इवन जो बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज बीईसी, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी ब्रिटिशर्स के जमाने का बना हुआ है। अहमदाबाद, सूरत में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो भी ब्रिटिश के जमाने का बना हुआ है। तो ये चलते रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि 1940 जब के बाद में 42 में, जहां तक मुझे याद है, एक और हाईटेक, बहुत जहां पे स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल, माइनिंग, सिविल, ये सारी चीजों का एक अच्छा एक टेक्निकल माइंड निकले जहां पे लोगों को ट्रेन किया जाए, उसकी व्यवस्था हुई। तो वायसराय के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे एक जोगिंदर सिंह जी। जोगिंदर सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उसमें एक डॉक्टर हुमायूं कबीर भी हुआ करते थे, ठीक है, उसमें एक एमसी सरकार हुआ करते थे। इन लोगों ने मिलकर के एक 1942 में जो प्रपोज किया कि भारत में हाईटेक के संस्थान बनने चाहिए, जिसके लिए मूर्त रूप और सैंक्शन 1946 में आया, और उसका नाम रखा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो इसके बनाने के लिए जो काउंसिल है 1942 में तय हो चुकी थी, उसके मेंबर्स, उसके लोग सब तय हो चुके थे, और लगभग बीच में दूसरा विश्व युद्ध चालू हुआ, तो फिर करते करते 1946 आ गया, जिसमें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनी। और पहली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो बनी कलकत्ता में, वो चालू हो गया था, और उसका एड्रेस है 5 एस्प्लेनेड कलकत्ता। तब कलकत्ता हुआ था, नॉट कोलकाता। एस्प्लेनेड में ये चालू हुआ, और 1947 में जब आजाद हुआ तो उसके बाद में इसको जगह कम पड़ती थी, तो इसको बड़े कैंपस की जरूरत थी, तो इसको शिफ्ट किया गया खड़गपुर, जिसको आप आज आईआईटी खड़गपुर के नाम से जानते हैं। उसका भी बता दें कि वो जगह है एक्चुअली हिजली, एक जगह है, वहां पे एक जेल हुआ करती थी, अंडमान के सेलुलर जेल के ही तर्ज पे एक जेल, उसका प्रयोग होता था जिन लोगों को काला पानी की सजा मिलती थी या जिनको रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलता था, उनको वहां पे ले जाया करता था, और जिनको काला पानी के लिए अंडमान में सेलुलर जेल भेजा जाता था, उनके लिए वो एक ट्रांजिट कैंपस हुआ करता था। तो जब सब खत्म हो गया तो 1947 से ये हुआ कि ये जगह खाली हो चुकी है, 48-49 तक लगभग पूरी तरह से खाली होगी। तो सन 1950 में वो जो जेल की जो बिल्डिंग थी, उस जेल की बिल्डिंग को उस इंजीनियरिंग कॉलेज को दिया गया, और हिजली में जो आईआईटी खड़गपुर के नाम से वो एक परमानेंट कैंपस, बाकी उसके बाद में इवोल्यूशन होता है, नई बिल्डिंग बनते हैं, नए डिपार्टमेंट बनते हैं, जो आज भी बनते रहते होते रहते हैं। तो पहला जो है वो वहां चालू हुआ, और न जोगिंदर सरकार कांग्रेसी थे, ना एमसी सरकार कांग्रेसी थी, ना घोष सरकारी थे, ना हुमायूं कबीर सरकारी, ये कोई भी कांग्रेसी नहीं था। ये सब लोग जो है कुछ लोग टेक्नोक्रेट्स थे, कुछ लोग वायसराय के रिप्रेजेंटेटिव थे, कुछ लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, जिन्होंने ये किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को के इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, उनकी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए हमें इंजीनियर्स की और टेक्नोक्रेट्स की जरूरत है, तो उन्होंने ये संस्थाएं बनाई। फिर बाद में क्या हुआ, जब आजादी की बात आई, तो क्योंकि बहुत अच्छा खासा पैसा सैंक्शन हुआ था खड़गपुर के लिए, तो उस पर पॉलिटिकल प्रेशर आया कि अब इस पे अगर ईस्ट में एक बना है तो एक वेस्ट में भी बनना चाहिए। तो फिर तय हुआ कि बॉम्बे में एक आईआईटी बनेगी, और वो बॉम्बे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तय हुई। इसी तरह से करके कि रीजन वाइज हुआ, तो कानपुर में एक तय हुआ, एक दिल्ली में सबसे बाद में, जो पुरानी आईआईटीज में उसका सबसे बाद में दिल्ली जो तय हुआ 1961 में, और कानपुर तय हुआ और मद्रास तय हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो आईआईटी कानपुर है उसमें वो उसको टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिला एमआईटी यूएसए। वो एरा चालू हो गया था सोवियत ब्लॉक और रशिया ब्लॉक और सोवियत यूनियन ब्लॉक और अमेरिका ब्लॉक। तो उसमें अमेरिका ने अपने पाले में मिलाने के लिए, अपना एक देने के लिए, उन्होंने आईआईटी कानपुर को एक टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट किया थ्रू एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बॉम्बे को मेरे ख्याल से रशियंस ने प्रमोट किया था, और आपका अपना जो ये है मद्रास, वो जर्मन्स ने टेक्निकल हेल्प और सारी हेल्प दी, और दिल्ली में वो यूके ने किया। और जिसका कि आप देखेंगे तो जब आईआईटी दिल्ली का जब परमानेंट कैंपस जो चला, उसका उद्घाटन करने के लिए प्रिंस ऑफ एडिनबरा आए थे, अभी भी बोर्ड वहां पे लगा हुआ है। इवन खड़गपुर का भी जब इनॉग्रेशन हुआ था तो वो ज्वाइंट ओपनिंग थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड प्रिंस ऑफ एडिनबरा, इन लोगों ने मिलकर किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत में ऐसा नहीं है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेहरू जी के आने से आया या उनका कोई कंसेप्ट था। ये प्री इंडिपेंडेंस एक कंसेप्ट था जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे
टू टैलेंट पूल और अपने लिए एम्प्लॉय जनरेट करने के लिए। मैं ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं था कि वो भारत के लिए कुछ करना चाहते थे, ये तय हुआ कि यहाँ से जो टेक्नोक्रेट्स और लोग मिलेंगे वो ब्रिटिश एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। जी, आप म्यूट हैं। आपने बताया कि माइनिंग का जो स्कूल था वो विश्व में सिर्फ दो ही थे। हाँ, उस एक वो जमाने में दो आप ही। उस जमाने में दो थे और आज वो आईआईटी धनबाद के नाम से जाना जा रहा है। अच्छा, कंप्यूटर्स के बारे में बताइए। कंप्यूटर तो राहुल के पापा लाए थे या उससे पहले भी था? नहीं नहीं, कंप्यूटर्स का भारत में बहुत पहले से काम हुआ था। मेरे ख्याल से राजीव गांधी का कुछ लेना देना कुछ भी नहीं है। उनके पहले से टीसीएस जैसी कंपनी, पीसीएल जैसी कंपनी, एचसीएल जैसी कंपनी और भी कई ऐसे जो कंप्यूटर की कंपनी है वो और आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाली, सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करने वाली बहुत सारी कंपनियां बहुत पहले वो जो है मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी जी के भी जमाने से पहले से ही वो शुरू हुई थी। टीसीएस का अगर मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट आई थिंक राजीव गांधी के आने के 20 साल पहले ही शायद या 30 साल पहले ही वो तय हो चुकी थी। और भी कई कंप्यूटर में भारत में कंपनियां उनसे पहले की थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब वो जो पीरियड था 1984 से लेकर के शायद 1989 तक राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे भारत के, उस पीरियड में पूरे वर्ल्ड में एक कंप्यूटर रिवॉल्यूशन चालू हुआ। तो अगर आपको वर्ल्ड के साथ कदम ताल मिलाना है तो आपको कुछ न कुछ नहीं, इसलिए उस पीरियड में कुछ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को लेकर के कुछ डेवलपमेंट्स हुए, जिसमें कि जो टाटा और जैसी कंपनी ने तो एक अपनी लीग पकड़ी थी, लेकिन उस वक्त में राजीव गांधी ने कुछ अपने खास लोगों को भारत में ला करके उनको फायदा दिलवाया था। जैसे कि ये सैम पित्रोदा हैं, ये आए थे, इन्होंने भारत में कुछ कंपनीज खोली थी और बहुत सारे उसके फायदे लिए थे। इनको बुला करके सी डॉट वगैरह खोल करके उसके चेयरमैन बनाया गया, सब बनाया गया, बाद में छोड़ छाड़ के चले गए। तो ऐसा नहीं है कि 1984 से 1988 के 89 के बीच में ही कंप्यूटर आया। कंप्यूटर का अगर आप देखेंगे तो भारत में कंप्यूटर पे काम करने का और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो इनके बहुत कई साल पहले सब चालू हो चुका था। धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे 1991 में मार्केट ओपन हुआ, तो हम आज भी श्रेय देते हैं कि सरकार नरसिम्हा राव की थी, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, हमारे ऊपर बहुत बुरा पोजीशन था, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब था। मोर और लेस लगभग उसी स्थिति में थे जिस स्थिति में हमारा पड़ोसी देश है। हमारे ऊपर कर्ज था, सोना गिरवी था, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी, और ये सारा कुछ पिछले कई सालों से टेक ओवर होकर के आया था ना भाई राजीव गांधी जी के जमाने में चीजें खराब होनी चालू हुई। 1 साल की विश्वनाथ प्रताप सरकार की सरकार रही, 4 महीने 5 महीने चंद्रशेखर जी की सरकार रही, तो सब चीजें नीचे ही गिरती चली गई, जिसकी वजह से भारत को जो है चंद्रशेखर जी के जमाने में गिरवी रखना पड़ा सोना, नरसिम्हा राव जी के जमाने में गिरवी रखना पड़ा सोना, और आईएमएफ की शर्त के अनुसार भी भारत को आईएमएफ से लोन लेकर के देश को खड़ा करने के लिए गैट का सिग्नेटरी बनना पड़ा, और वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ के सारे नॉर्म माने गए और मार्केट ओपन किया गया बाहर की कंपनियों के लिए। लाइसेंस राज को कम किया गया, खत्म किया, थोड़ा ईज ऑफ, ये सब इंटरनेशनल बाध्यताएं थी भारत को लोन लेने के लिए, उसको मान लिया गया। और भारत की जनता जो है कर्मठी जनता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिली। अगर यही अपॉर्चुनिटी भारत को अगर 20 साल 30 साल पहले मिला होता, लाइसेंस कोटा राज जो नेहरू जी और इंदिरा जी के जमाने में जो हुए थे, अगर वो पहले ही ओपन कर दिया था, ये मार्केट पहले ओपन नहीं थे, हम आज जिस पोजीशन में शायद इससे और 20 साल आगे एडवांस होते। तो जैसे जैसे भारत में अपॉर्चुनिटी ग्लोबल मिलती कि भारत आगे बढ़ता गया, तो कंप्यूटर राजीव गांधी लाए थे कहीं से, वो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जरा मुझे बताइए, ये जो साइंस का जो बहुत मशहूर कॉलेज बैंगलोर में है, उसको क्या एनआईएस बोलते हैं क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इसके बारे में बताइए सर, इसका क्या इतिहास है? सर ये तो बहुत पुराना कॉलेज है। और जहां तक मुझे ये हम आजादी के कई साल पहले बना हुआ है, शायद 1920s या उसके पहले। इंडियन साइंस पहले इसको बनाया था टाटा ने, इसका नाम होता कहता था टाटा इंस्टीट्यूट। आज भी अगर आप बैंगलोर जाएंगे, बैंगलोर के लोकल लोगों को आप पूछेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आज भी नहीं बताएंगे। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के से 1 किलोमीटर दूर मालेश्वरम में खड़े होकर कर आप पूछेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो लोकल बैंगलोरी नहीं बता पाता है। अगर आप बोलोगे टाटा इंस्टीट्यूट, तो तुरंत बताता है कि वो आईएससी, वो टाटा ने बनाई थी।
टाटा ने वो इंस्टीट्यूट बनाया था और सर सीवी रमन की अगुवाई में बना था, और सर सीवी रमन उसके पहले शायद डायरेक्टर या चांसलर जो भी रहे हो, वहां से वो चालू हुआ था। और उसको बनाने में जो मैसूर के महाराजा थे और उनके जो मैसूर के जो दीवान थे एमसी सरकार जी, उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। जिन एमसी सरकार जी का हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था आईआईटी बनाने में भी। और उन वो ये मतलब आज जो टॉप है आईआईटीज के भी ऊपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को माना जाता है, ये उन महानुभावों का देन है जो और मैं बताऊं तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रियली एक टोटल इंडियन है, इंडियन प्रोडक्ट है, क्योंकि उसको टाटा ने बनाया, ब्रिटिश फंड से नहीं बना वो, और उसको बनाने वाले सर सीवी रमन और टोटल देसी लोग थे जी। अच्छा, अभी उसके आप अलावा जब इस वीडियो से पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बताया था वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसमें आज भी ग्राउंड फ्लोर को 0 नहीं होता, 1 2 3 होता है जी, बिल्डिंग्स में फ्लोर, वो एमआईटी की तर्ज पे। वो आईआईटी कानपुर की जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो ओरिजिनली रियली में जो पहले आईआईटी कानपुर था, पिछले 10 साल में तो नई बिल्डिंग होके बहुत सारा इवॉल्व हुआ है, तो जो वो है उसमें बिल्डिंग का नॉमेनक्लेचर में 0 फ्लोर नहीं है, 1 2 मतलब 0 को 1 बोलते हैं, क्योंकि अमेरिका में 0 को 1 बोला जाता है, क्योंकि एमआईटी ने सारा डिजाइन करके दिया था, नाम वाम सब कुछ करके दिया था, तो उसी हिसाब से चलता है। अच्छा, तो आईआईटी कानपुर जो है वो एमआईटी के तर्ज पर जो है स्थापित किया गया था, और वहीं से जो है उसको पूरा एक तरह से टेक्निकल कोलैबोरेशन उनके साथ था। उस जमाने में मेरे ख्याल मुझे 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 जो इन्फॉर्मेशन है, उस जमाने में मतलब 10 लाख रुपए की फंडिंग एमआईटी से आई थी इसको बनाने के लिए। अच्छा जी, एक चीज और बताइए, अभी वर्तमान में पिछले 10 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? और पिछले 10 सालों में भी तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट खुले हैं, पता नहीं कितने तो एम्स हो गए हैं, या कितने आईआईटीज की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे एक रोपड़ में आईआईटी खुल गया है, एक मैं जब मनाली जाता हूँ तो रास्ते में मंडी में एक आईआईटी पड़ता है, कमांद गांव में, वो तो क्या भव्य कैंपस है। मैं जब उस रूट से निकलता हूँ 1 किलोमीटर में फैला हुआ है सर वो कैंपस, आईआईटी जी कमांद का कैंपस। जी, जो मंडी तो का ये जो कैंपस नए पहाड़ में कैंपस बसा खुले इनके हुआ बारे में है बताइए। जी, जो आपका आप मंडी जो जाते हैं वो क्योंकि पहाड़ों में बसा हुआ है, लिमिट होती है जगह की, तो वो छोटा कैंपस है एक्चुअली। आपने छोटा कैंपस देखा, रोपड़ आपने देखा होगा तो उससे बड़ा कैंपस होगा। जो अदर अच्छा, आईआईटीज है वो जी 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 जी, आप देखेंगे कैंपस बहुत बड़े होते हैं। मतलब आप मान के चलिए जो आईआईटी में सबसे छोटा कैंपस शायद आईआईटी दिल्ली का है, वो भी 187 एकड़ में है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, क्योंकि आप तो ये जितने भी इनोवेशंस हो रही हैं आईआईटीज में और बड़े इंस्टीट्यूशन में या डीआरडीओ जैसे संस्थान में, तो अभी आप बता रहे थे कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं अपनी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भारत के छोटे उद्यमियों के लिए इन्होंने खोल दिया है कि आइए टेक्नोलॉजी हमसे लीजिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम देंगे, पूरा टेक्निकल असिस्टेंस हम देंगे, आइए और अपनी यूनिट स्थापित कीजिए और अपने मनमर्जी के प्रोडक्ट्स बनाइए हमारे टेक्नोलॉजी के हेल्प से, या जो हमने रिसर्च की है, हमारे स्टूडेंट्स ने जो रिसर्च की है, वो सारी की सारी नॉलेज हम आपको मुफ्त में ट्रांसफर कर रहे हैं। जरा इस माहौल के बारे में बताइए जो इस वक्त देश में बना हुआ है। जी, अभी कुछ सालों पहले तक, 10-12 साल पहले तक यही व्यवस्था थी कि लोग फंड पाते थे, रिसर्च करते थे। कुछ उसमें से लोग होते थे जो इंडिपेंडेंटली अपने कंपनीज खोलते थे, बनाते थे, करते थे। लेकिन पिछले 10-12 साल में जो ये हुआ है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बहुत एक वो चली है और टेक्नो पार्क्स बनाए गए हैं। अब मैं आपको बताऊं तो मद्रास में टेक्नो पार्क है, आईआईटी मद्रास का टेक्नो पार्क है। वहाँ पे कोई भी कंपनी आ सकती है, उनके साथ कोलेबोरेशन कर सकते हैं, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। लास्ट वीक हम लोग आईआईटी कानपुर में थे, तो मैंने वहाँ से एक पॉडकास्ट भी किया है हम लोगों का प्रारंभ चैनल के लिए, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के साथ में, जो उन्होंने आईआईटी कानपुर से बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं। प्लस आईआईटी कानपुर का एक टेक्नो पार्क है उनका भी। उस टेक्नो पार्क में कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, नॉट नेसेसरी कि वो आईआईटीएन हो, कोई भी आ सकता है वहां पे, अपना पर्पस दे सकता है कि उनको क्या हेल्प चाहिए, क्या डेवलप करना चाहते हैं प्रोडक्ट को, या क्या करना चाहते हैं वो। उनको वहां पे ऑफिस मिलेगा, जगह मिलेगी, एक टीम मिलेगी, इंटरनेट सुविधा मिलेगी, लाइट, बिजली, पानी, सिक्योरिटी, सब चीज मिलेगी, और अपने चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए जो आईआईटी भी पैसा अर्न करती है, क्योंकि इफ यू आर टेकिंग
समथिंग फ्रॉम देम, यू हैव टू गिव देम बैक। तो कुछ फीस है, उसमें आप कर सकते हैं। प्लस उनकी एक ये टेक्नो पार्क अलग होता है, इंक्यूबेशन अलग होता है। इंक्यूबेशन में आप नया आइडिया लेके जाते हैं, अपना प्रेजेंट करते हैं और वहां पे वो स्टार्ट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, वहां से उसकी रिसर्च होती है, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ सीड फंड्स भी देती है, 30 लाख 50 लाख जैसा भी होता है, तो वो डिसाइड होता है एक कमेटी के द्वारा। तो आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में इंक्यूबेशन में जाके एक नया प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकते हैं, या टेक्नो पार्क में आप जगह लेकर के अपने एग्जिस्टिंग चीजों को रिसर्च करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कर। तो ऐसे करके अगर मैं बताऊं तो इस वक्त प्रेजेंटली शायद आई थिंक आईआईटी कानपुर में 200 के आसपास कंपनियां होंगी जो कैंपस से चल रही हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। कुछ R&D में भी है, कुछ ऐसी कंपनीज है जो उनके प्रोडक्ट डेवलप हो चुके हैं, दे आर मार्केटेबल और माइग्रेट कर चुकी हैं, और दे आर आईआईटी कानपुर स्टार्टअप कंपनी, प्रोडक्ट्स भी हैं उनके। इसी तरह से आईआईटी दिल्ली के भी बहुत सारे हैं, मद्रास और बॉम्बे के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इवन कुछ अहमदाबाद की एक दीनदयाल यूनिवर्सिटी घर के पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी है, वो सेमी गवर्नमेंट टाइप का आप मान लीजिए, कुछ उसमें रिलायंस के पैसे लगते हैं, कुछ गुजरात गवर्नमेंट के हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे बहुत अच्छी स्टार्टअप कंपनीज हैं, तो वो अच्छा कर रही हैं। दे आर मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग हाईटेक इक्विपमेंट्स ग्लोबली, पोलैंड यूएस जैसी जगहों पे वो एक्सपोर्ट भी करते हैं बना करके। तो पिछले 10 सालों में ये हुआ है। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो कोई भी एनीबडी कैन सिट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का वेबसाइट खोलिए, डीआरडीओ का वेबसाइट खोलिए, बीआरसी पे लिखा है एंटरप्रेन्योर्स कॉर्नर करके एक साइट है, वहां ओपन कीजिए। मेडिसिन टेक्नोलॉजी, वाटर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग या जो भी हो, आप सिलेक्ट कीजिए अपने अनुसार। वहां पे देखिए उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। वो कई प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी, उनको एक 500 रुपए की एक एप्लीकेशन फीस है वो देना पड़ेगा, पर हर टेक्नोलॉजी के उनकी एक फीस है, 1 लाख 2 लाख 20,000 50,000 डिपेंडिंग, वो फीस पे करके उनसे पूरी टेक्नोलॉजी आप ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, कैसे बनाएंगे, वो सारी आपको इंफॉर्मेशन दे करके वो आपको अपनी टेक्नोलॉजी दे देंगे और आप स्टार्ट कीजिए अपना काम। उसी तरह से अगर आप डीआरटी में, जहाँ पे आपको टीओटी मिलेगा, एक है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो टीओटी में बहुत बड़े बड़ी चीजें हैं, मतलब रडार डेवलपमेंट, मिसाइल डेवलपमेंट, या बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलपमेंट, या बहुत सारी चीजों के उसमें सोनार कैसे बनाया जाए, ये सारी चीजों की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे कल हमने आपके साथ वीडियो किया था, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, वो रडार बनाते हैं और वो सोनार बनाते हैं, वो उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिया हुआ है डीआरडीओ से ही। तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि पेय पदार्थ क्या होने चाहिए, हेल्दी पेय पदार्थ, जो कि आप बना करके डिफेंस में भी दे सकते हैं और लोकल मार्केट में भी बेच सकते हैं। क्या ऐसा फूड सप्लीमेंट होना चाहिए कि अगर आप किसी लंबे टूर पे जा रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, उनके लिए आप लाइट छोटा डाइट बट हेल्दी डाइट ले सकते हैं। कैरी करने के लिए कैसे बैग्स होने चाहिए, मतलब एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, वो अपने अनुसार आप वहां जाके दे सकते हैं। वहां पे उन्होंने पूरी डिटेल्स दी हुई हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या उनकी एक छोटी मोटी नॉमिनल फीस है, वो पे करके कौन सी टेक्नोलॉजी आप ले सकते, उसके साथ कोई भी जो है अप्रोच करके अपना एप्लीकेशन दे करके वो इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकता है। जी, म्यूट है आप। एक अंतिम सवाल, आज के माहौल में एक पढ़ा लिखा टेक्निकली क्वालिफाइड लड़का, कोई आईआईटी का या कहीं का भी इंजीनियर है, या पॉलिटेक्निक की भी पढ़ाई किया है, या आईआईटी से किसी ट्रेड में पढ़ाई किया है, तो आज के माहौल में, जबकि देश में बहुत जबरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन का माहौल बना, और स्पेशली जो आर्मामेंट और डिफेंस इंडस्ट्री जो देश में आ रही है, तो नए टेक्नोक्रेट्स के लिए और नए टेक्नीशियंस के लिए क्या आप सलाह देंगे, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहले तो जिस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं उसकी अच्छी नॉलेज और पकड़ बनाएं, मार्केट में देखें कि क्या डिमांड में है। सबसे बड़ी चीज है प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। आप देखिए कि आमतौर पे क्या प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करें, और उस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई के लिए आप क्या सोल्यूशन दे सकते हैं वो आइडेंटिफाई करें, और फिर उसके लिए आप इन इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच कर सकते हैं। दे कैन प्रोवाइड यू योर आइडिया, उसके ऊपर में क्या काम कर सकते हैं वो किया जा सकता है। और बहुत सारे आजकल बच्चे मैं देख रहा हूँ वो हैं भी इतने एंथुजियास्टिक, वो कर भी रहे हैं।
बहुत ज्यादा हमारे देश में अब रिटेंशन फैक्टर है कि अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए लड़के जो है वो यहीं पे रह करके जो कंपनी खोल रहे हैं। आप चले जाएंगे किसी अच्छे खासे आईआईटीज में, एनआईटीज में, या इवन बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या और अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि 1 टायर 2 टायर नहीं है, 3 टायर 4 टायर है, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इवन हमारे गोरखपुर में आप देखेंगे मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मतलब मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी कई स्टार्टअप्स लगे हुए हैं जो कि नई नई चीजों पे छोटी छोटी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से सोल्यूशन निकाल रहे हैं। लखनऊ के भी AKTU में भी इंक्यूबेशन सेंटर है, वहां पे भी कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि लोग कर रहे हैं। आप अपना जो सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा महारत हासिल कीजिए और उस सब्जेक्ट को लेकर के आप कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आप सोल्यूशन दे सकते हैं वो देखिए, और फिर उसके बाद में आप उसको डेवलप कीजिए। उसके बाद तो आपका सारा जहाँ हमारे देश के साथ में सबसे बड़ी चीज ये है कि वी आर नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, वी आर कंज्यूमर डिपेंडेंट। हम जो बनाते हैं खुद ही कंज्यूम करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हम चाइना नहीं है कि 7-8 शहर के ही है। अब आप देखेंगे आज की डेट में अगर आप जाएंगे, आप तो भी तो घूमते रहते हैं कि आप निकल जाइए तो उत्तर प्रदेश का एक एक जिला, एक एक शहरों से हाईवे से जुड़ गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, सब चीज जुड़ा हुआ है। तो कम्युनिकेशन जो है, रोड कम्युनिकेशन, रेल कम्युनिकेशन, एयर कम्युनिकेशन, ये वायरलेस बातचीत का बहुत कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो हम खुद अब एक बहुत बड़े कम्युनिकेशन, हम ये कंज्यूमर है। हमारा प्रोडक्ट जो आज दिल्ली में मिल रहा है वो किसी दूर उत्तर प्रदेश के कोई एक, आप गाजीपुर जिला ले, जौनपुर, इट इज अवेलेबल देयर बाय क्लिक ऑफ ए माउस। तो हम खुद एक बहुत बड़ा कंज्यूमर इकोनॉमी है। तो आप जो भी बनाएंगे देश में ही बहुत बड़ा आपको टर्नओवर मिल जाएगा एंड यू विल कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। और आप एक्सपोर्ट तो बाद में, जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आप सोल्यूशन लाएंगे तो प्रॉब्लम तो हर जगह ही है। अगर आपने उस प्रॉब्लम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया तो वो प्रॉब्लम तो ऑन देश में होंगी। ग्लोबल साउथ को तो इंडिया की तरफ देख ही रहा है। तो मेरा मानना है कि लोग कर सकते हैं, कोई ऐसा बहुत समस्या वाली बात नहीं है। जी रंजन भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सारी बातें आपने क्लियर की, बहुत सारी मिथ थे जिनको तोड़ा आपने। भारत को ये जो पढ़ाया जा रहा था ना कि सब कुछ हम ही ने किया है, सच ये है कि भारत पहले से ही बहुत समृद्ध था। हमारा बड़ा गौरवशाली इतिहास है और अभी वर्तमान में वी आर डूइंग वेरी वेल। और हम इस वक्त वर्ल्ड की टॉप की इकोनॉमीज के साथ, टॉप की टेक्नोलॉजीज के साथ compete कर रहे हैं, बल्कि उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आपने सर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा किसी नए विषय पे दोबारा चर्चा होगी, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम, नमस्कार।